वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है और वाह क्या लिस्टिंग है। अद्भुत, शानदार, क्या कुछ कहें, शायद शब्द कम पड़ जाएं जिस तरीके से आज टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग हुई। खाली टाटा टेक्नोलॉजी ही क्यों, कल इरिडा की लिस्टिंग हुई 100% रिटर्न, आज गांधार ऑयल की लिस्टिंग हुई ऑलमोस्ट 100%, 80% से ज़्यादा का प्रीमियम। टाटा टेक्नोलॉजी कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। इस तरीके की लिस्टिंग मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पिछली बार कब देखी थी बड़े आईपीओज़ में, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हों। शौर्य, शानदार लिस्टिंग, अद्भुत दिन, और सुस्त बाजार में भी कितनी चुस्ती दिखाई है। फेड बैंक ने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन मुझे आज भी अरुण जी की वो बात याद है, और आपने ही वो बाइट एडिट करवाई थी और हमने बाद में भी चलाई थी, जो हमने 5 नाम पूछे थे ऑर्डर को सेलेक्ट करने के लिए। पहला जो नंबर था वो टाटा टेक्नोलॉजी, देख लीजिए वहाँ पर किस तरह का रिटर्न है। दूसरा नंबर इरिडा का था, 100% रिटर्न है। तीसरा नंबर दिया गया था गांधार ऑयल को, देख लीजिए 80% से ज़्यादा का प्रीमियम वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे लास्ट में फेड बैंक रखा गया था, और चौथे नंबर पे रखा गया था फ्लेयर राइटिंग को। तो अब कल उसकी लिस्टिंग होगी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और फेड बैंक में ही सुस्ती देखने को मिली है। सर, ये आपकी जो मतलब आप कह रहे थे कि किसी पंडित को बुलाइए भविष्यवाणी करने के लिए, तो ये बिल्कुल आपने तो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की सर। विपुल जी, आप जो पंडित की बात हो रही थी वो व्यूअर ने ये पूछा था कि शेयर कब गिरेगा, उसके लिए मैं पंडित की बात कर रहा था। जहां तक भविष्यवाणी ये हो कि लिस्टिंग कहाँ होगी, क्या होगी, वो तो मेरे क्षेत्र में आता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। गिरावट के लिए जो बात होती है वो नहीं पता चलता है कि क्यों गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब शौर्य के पास पहले चलते हैं। शौर्य, काफ़ी शानदार अच्छा दिन, और काफ़ी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, लेकिन हाँ, दिल टूटे भी होंगे उन लोगों के जिनके कि मतलब आईपीओ लगे नहीं हैं। बहुत लोगों के आए हैं भाई कि हमें मिला नहीं, और कल मैं टिप्पणियां देख रहा था, और कुछ लोग इतने खुशकिस्मत है, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों के नाम ले लिए जाएं। हमारे दर्शक इतनी टिप्पणियां करते हैं, और कल काफ़ी सारे दर्शकों ने देखा। सतपाल सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने 2 एप्लीकेशन लगाई और दोनों में उनको अलॉट हो गया। तो भाई आप किस्मत के बहुत धनी हैं। इसके अलावा जो है एक हमारे दर्शक हैं नेक क्रिएटिव के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि मैंने 3 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन एक भी बार मेरा कोई आईपीओ नहीं लगा है। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। एक दर्शक कह रहे हैं घटिया आईपीओ में जो है रिटेलर्स को एंट्री मिल जाती है, अच्छे आईपीओ में रिटेलर्स को पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलता है। तो चलिए और सारी टिप्पणी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप शुरू कीजिए जरा टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। जी, टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग ऐसी है, उसके लिए वाह क्या आईपीओ क्या शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि निशब्द हो गए हैं बिल्कुल ही। 140% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है ये। इश्यू प्राइस था 500 रुपये पर शेयर का, और फिर एनएसई पर 1200 रुपये पर खुला, और खुलने के बाद 1400 रुपये का हाई भी लगाया, और अभी भी देखा था तो 1300 रुपये के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने कुल 3000 करोड़ ज्यादा जुटाए थे, और सब्सक्रिप्शन के दौरान ये 70 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिन्हें नहीं मिला, क्या अगर उनका बहुत लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, काफी सालों का हो, तो उन्हें भी क्या प्राइस की चिंता करनी चाहिए, या फिर वो सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल्स को देखें और इस दाम पर भी लगा के भूल जाए कुछ टाइम के लिए। बहुत सारे सवाल हैं इस पर, जो है चलिए मायू जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं। मायू जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम सूरत गुजरात से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, केम छो, सब मजा में? बच्चों मजा में साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये कि अभी होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए टाटा आईपीओ के ऊपर? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ। अब इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो गुरु हैं, अरुण जी के पास ही चलते हैं। अरुण जी, जितने किस्मत वाले हैं उनको तो आईपीओ में लग गए, और जिनके नहीं लगे वो बेचारे दूर से देख के जल रहे हैं कि मतलब 500 की उम्मीद कर रहा था, कोई कह रहा था 800 पे लिस्ट हो जाएगा, कोई कह रहा था 1000 पे लिस्ट होगा, 1300 के ऊपर भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं? और मायू जी का ये जानना चाह रहे हैं कि भाई इतना पैसे मिल रहे हैं, एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेंगे? विपुल जी, मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि निवेशक को आज बेच देना चाहिए, और कल 1600 का भाव हो जाता है, कल मतलब आने वाले 10, 15, 20 दिन में, तो सब ये कहेंगे अरुण जी ने गलत सलाह दी। तो सिंपल जवाब देता हूं, सिंपल सलाह देता हूं कि जो कंपनी का जो ओपनिंग प्राइस था, जो 1200 रुपए का ओपनिंग स्तर था, अगर उसके 5 रुपए नीचे शेयर जाता है तो आप एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 1195 के नीचे, और 15 रुपए नीचे तक 1180 तक शेयर बेच दीजिए।
ये सलाह उन लोगों के लिए है जिनको ये चिंता है कि मैं होल्ड करूं या बेचूं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सिंपल सी सलाह है कि अगर ओपनिंग लो के नीचे जाता है तो शेयर को 1 to 3 कर दीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि मुनाफा और कितना मिल सकता है तो इसी मुनाफे को जैसे जैसे शेयर बढ़ता है आप प्राइस को बढ़ाते जाइए। मान लीजिए आज जो 1310-20 का भाव है ये कल 1400, आने वाले 2-4 दिन में 1400 हो जाता है, 90 रुपए बढ़ता है, आप आपकी स्टॉप लॉस को 60 रुपए से बढ़ा दीजिए। ये हो गई दूसरी टाइप की सलाह। तीसरी टाइप की सलाह है, मैंने तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, मुझे उम्मीद थी कि 500 का 800 मिलेगा। आपको 500 के 800 मतलब 300 रुपए के बदले में आपको मिल चुका है 900 रुपए। अब संतुष्ट हो जाइए और जिसको आप शेयर बेचते हैं उम्मीद कीजिए कि वो भी आप जितना कमाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 3 स्ट्रेटजी है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो जो मतलब बने रहिए, अभी आपको लग रहा है कि नहीं कल को ऐसा ना हो जाए और ऊपर चला जाए, तो एक जो स्टॉप लॉस जो है बताया गया है वो आपको फॉलो करना होगा। 1180 तक जो है धीरे धीरे करके आराम से बेचिए, 1195 से लेकर के 1200 से लेकर के 1180 के बीच में। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जैसे जैसे शेयर बढ़ रहा है अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। तीसरी स्ट्रेटजी जो है कि भाई जो मिल गया, काफ़ी मिल गया है, थोड़ी सी आत्मा को सुकून दें, पैसे घर ले करके आएँ, एंजॉय कीजिए उसको। तो ये 3 तरह की स्ट्रेटजी टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं और वहां पर देखते हैं गांधार ऑयल में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है। जी, गांधार ऑयल की अगर बात करें तो वो खुलने पर उसे 76.33% का प्रीमियम मिला था। इसका इश्यू प्राइस था 169 और एनएसई पर 298 पर खुला था, लेकिन खुलने के बाद 300 के ऊपर निकल गया और अभी भी ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी गेन और ज़्यादा बढ़ गया है अब। उसके बाद अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन देखें तो ये भी 65 गुना से सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से कंपनी ने कुल 500 करोड़ जुटाए थे। 500 करोड़ रुपए जुटाए थे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी मतलब जो है किस तरीके से सब्सक्राइब की सलाह दी जा रही है। इस बीच ध्रुव मेहता कह रहे हैं कि गांधार के शेयर मुझे नहीं मिले। कोई बात नहीं सर, निश्चिंत रहिए। और हकीम साहब कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में ही एक ही टाटा का टक्का अप्लाई किया और लग गया है 1321 पर, 7 शेयर सेल करके अब आगे क्या करूं। तो अभी आपको जो स्ट्रेटजी बताई गई है सर कि क्या आपको फॉलो करना है, आप चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपने 7 निकाल दिए, बाकी रखे रहिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए। या फिर जैसे आपने 7 निकालने हैं चाहे तो पूरे निकाल दीजिए, लेकिन आप चूँकि 7 निकाल चुके हैं तो बने रहिए। जो दूसरी स्ट्रेटजी है अरुण सर की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सर यहाँ पर भी गांधार ऑयल में जिस तरीके से हमने मैनेजमेंट से भी बात की और आपसे भी हमारी बातचीत हुई थी, आप भी इसके फंडामेंटल्स को लेकर के और वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी सकारात्मक थे। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, जिनको मिल गया है गांधार ऑयल रखें अपने पास? सर स्ट्रैटेजी जो टाटा टेक्नोलॉजी में बताई वो सेम रखिए। इस कंपनी के लिए जो एक खास चीज और ध्यान देनी चाहिए वो ये है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, व्हाइट ऑयल के लीडर होने के बावजूद इसके जो मार्जिन्स हैं वो काफी लो हैं, नेट मार्जिन्स। कंपनी को ये मार्जिन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अगर आने वाले 2 तिमाही के नतीजों में वो मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो इस कंपनी में से निवेश निकाल देना चाहिए। तो कंपनी के नतीजों पर नज़र रखें, मार्जिन्स में अगर सुधार नहीं होता है तो फिर निकल जाइए। सर इन दोनों में फिर आते हैं फेड बैंक के ऊपर भी, इन दोनों में क्या फ्रेश एंट्री, जिसको लग रहा है कि फोमो फैक्टर जो होता है कि मिस हो गया मुझसे, अब नहीं लगा आईपीओ में, क्या इतनी रैली के बाद फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सर सेकेंडरी मार्केट? विपुल जी मैं आपसे एक परमिशन मांगता हूं कि मैं एक सवाल पूछूं। नॉर्मली आप सवाल पूछते हो बट मैं एक सवाल पूछूं। मेरा ये कहना है कि मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर को ये सवाल पूछना चाहिए, मैं टाटा मोटर का शेयर होल्डर हूं, कि अगर आपको इतनी जबरदस्त डिमांड मिल रही थी तो आपने इस शेयर का भाव 500 रुपया क्यों रखा, जब 1200 पे लिस्ट हुआ और 1400 टच करके अभी भी 1300 के ऊपर चल रहा है। आपको इंटरनेशनल रोड शोज और डोमेस्टिक रोड शोज करने के बाद कहीं ना कहीं एक फीलिंग मिली होगी कि डिमांड इतना जबरदस्त है। ठीक है, प्राइस नक्की हो गई, हो सकता है आपने सस्ता बेचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाटा, उनकी नीयत अच्छी है, वो सबको कमाने
देना चाहते हैं, लेकिन इतना ग्रॉस अंडर वैल्यूएशन नहीं हो सकता। कुछ मुझे लगता है यूफोरिया ज्यादा है, और इतना ज्यादा यूफोरिया होना शेयर के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं फंडामेंटल तौर पर देखूं तो मुझे लगता है 2024 तो छोड़िए, 2025 की भी अर्निंग मार्केट ने एक ही दिन में डिस्काउंट कर दी है। तो थोड़ा सा डर लगता है निवेशित रहने में भी इस भाव में। दो तिमाही के नतीजे देखिए, उसके बाद सोचिए कि 500 रुपए की चीज आपको 1400 में लेनी है या दूसरे शेयर में आपको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, अच्छी वैल्यूएशन मौजूद है बाजार के अंदर, तो क्यों एक ही दिन मतलब सब लोग एक ही जगह टूटे पड़े हुए हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। और ये यूफोरिया आपको मतलब उसमें आप मत जाइए। ये फिलहाल अरुण जी की सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। गांधार में क्या करें सर? फ्रेश एंट्री? गांधार में भी जैसे मैंने कहा कि मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आता तो ये एक चिंता का विषय है। और जिनको कुछ नहीं मिला उनके लिए मैं एक एडवाइस देता हूं कि आईपीओ खत्म नहीं हुए हैं। ये जो दिसंबर का महीना बाकी है, इसमें कम से कम 5-7 आईपीओ और आने की संभावना है। जैसे जैसे आप कई बार एक डायलॉग मारते हो, पिक्चर अभी बाकी है। सर यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपने यूफोरिया की बात कही, फिर कह रहे हैं पिक्चर में बाकी है, तो क्या पता था हो सकता है कि ये कंपनियां जो है गंधा, टाटा टेक और अब आई हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो क्या हो सकता है जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो वो भी अपने फ्रेंजी का फायदा उठाने के लिए आईपीओ लेकर आए और उसमें निवेशकों को नुकसान होना हो सकता है। जैसे कहते हैं कि मार्केट फॉर लेमन्स बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अब इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है आईपीओ से। शौर्य, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी एक टिप्पणी करूंगा कि निवेशक आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा शाना हो गया है। वो सब जगह देखता है। विपुल जी ये एक शो पर एक कमेंट करते हैं कि कितने ब्रोकरेजेस की बाय रिपोर्ट है, कितने की अवॉइड रिपोर्ट है, कितने की सेल रिपोर्ट है। आप ग्रे मार्केट की बात करते हो। रिटेल इन्वेस्टर ये सब चीज देख कर, परख कर फिर पैसा निवेश करता है, चाहे वो 15,000 रुपए ही हो, उसे अपने रुपए की कीमत मालूम है। तो आप वो लेमन इश्यू बेच नहीं सकते रिटेल इन्वेस्टर को। उदाहरण के तौर पे फेडफिना ले लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर ओवर सब्सक्राइब जरूर हुई, लेकिन हुई 1.8 टाइम्स। बाकी इश्यू देखिए तो सब डबल डिजिट में थी। बिल्कुल फर्क समझ लीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये पब्लिक है ये सब जानती है, सॉरी ऐसा नहीं है लोग। चलिए अब जो है फेड बैंक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। फेड बैंक पे क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, चलिए फेड बैंक जो है वो आज 1.42% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस था 140 रुपीज़ पर शेयर का और एनएसई पर 138 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुआ है। ऑल्दो ये 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और कंपनी ने कुल 1100 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। फेड बैंक पहले से ही सर इस बात की आशंका थी कि यहाँ पर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है, चाहे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बिल्कुल नहीं था, और वही बात हमने देखी कि लिस्टिंग पे भी देखने को मिली। अब लोअर लेवल से हमने देखा कि यहाँ पर भी रिकवरी तो आई है, 4-5% के आसपास की रिकवरी आई है। फेड बैंक कैसा लग रहा है फंडामेंटली आपको, और क्या चूँकि यहाँ पर प्रीमियम देखने को नहीं मिला है, क्या यहाँ पर ये आपको लग रहा है कि वो मौका है कि अगर जिसको आईपीओ में नहीं मिले हैं उनको सेकेंडरी मार्केट में जो है एंट्री लेनी चाहिए और इसके शेयर खरीदने चाहिए फेड बैंक? विपुल जी, फेड बैंक के बारे में, फेडफिना के बारे में 2-3 चीज बोलना चाहता हूं। अगले 1.5 घंटे जो बाकी है आज का बाजार बंद होने के लिए, इसके लिए जो टारगेट है 140 रुपए 5 पैसे के ऊपर बंद होने का रहेगा। अगर ये 140 या उससे नीचे बंद हो जाता है तो ये उस गिनती में आएगा कि शेयर क्लोज बिलो इशू प्राइस। तो मर्चेंट बैंकर और इसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबकी चेष्टा ये रहेगी कि 140 के ऊपर कैसे भी करके बंद कर दे। अब आइए निवेशक के तौर पर, ये बैंक की जो इश्यू आई थी थोड़ी महंगी आई थी प्राइस टू बुक के हिसाब से, तो फंडामेंटली थोड़ा सा ये महंगा था। तीसरी चीज जो आरबीआई का जो कंज्यूमर लोन कर लेकर विषय बना था, जो टिप्पणी की गई थी, जो रिस्क वेटेज बढ़ाई गई थी, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट इस बैंक को नहीं आता क्योंकि ये उस सेगमेंट में नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो सभी के लिए बढ़ता है, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा दबाव आएगा। चौथी और आखिरी बात,
कंपनी ने इशू फाइल करी थी 7 करोड़ शेयर बेचने के लिए डीआरएचपी पे। आरएचपी के टाइम पे 3.5 करोड़ की थी, और फिर जिस दिन एंकर अलॉट होने वाला था उस दिन एक 2.3 करोड़ शेयर्स का उसने एक प्री आईपीओ किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के सब्सक्रिप्शन लेवल में एक कमी आई थी क्यूआईबी की तरफ से। इसके लिए ये 3.5 करोड़ के बदले में 2.3 करोड़ ही वो बेच पाई थी। ये सब देखकर इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस थोड़ी हिल जाती है। तो 140 के भाव पे मैं इसमें निवेश नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर मेरे को ये शेयर 125 या उसके आसपास मिलता है, मैं इसमें निवेश करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे को जो कंपनी से डिस्काउंट चाहिए था वो उस भाव में मेरे को मिल जाता है। ठीक, तो अगर एंट्री करनी है नीचे आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, ये जो आईपीओ का यूफोरिया है थोड़ा शांत हो जाए, तो 125 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। राजशंकर सिंह जी की टिप्पणी आई है सर, कह रहे हैं थैंक यू अरुण सर, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था लेकिन आपकी बात सुन करके अब मैं ठीक हूँ। तो मतलब बहुत लोगों को जिनको अफसोस हो रहा था, तो वो आपकी बातें सुन करके लोगों को काफ़ी सुकून मिल रहा है। चलिए अब जरा इरिडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इरिडा के ऊपर आए हैं। आई लव इंडिया ने पूछा है, मेरे पास 2 लॉट्स हैं इरिडा के, अभी मैं होल्ड करूं कि क्या करूं। सर कल लिस्टिंग हुई, कल काफ़ी शानदार प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है। 32 का शेयर अब हमने देखा कि 69 तक जाता हुआ दिखाई दिया, हालांकि अभी 64-65 के आसपास है। इरिडा पे क्या करना चाहिए सर, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया अच्छे रिटर्न मिल गए हैं, और वहाँ पर भी क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? सर इरिडा का लिस्टिंग और आईआरसीटीसी का लिस्टिंग काफी कुछ सिमिलरिटी ध्यान में आता है। उस कंपनी की भी जो प्रदर्शन हुई थी, बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ था लिस्टिंग डे पर। जिसको शेयर लगा था उससे एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिली थी। मुझे ये लगता है कि इरिडा सरकार की तरफ से निवेशकों को एक डिलेड दिवाली गिफ्ट मानना चाहिए। जिनको ये आई लव इंडिया को जो 2 लॉट मिले हैं, मेरे ख्याल से काफी नसीब वाले हैं। मेरी राय में 1 लॉट बेचकर दूसरे लॉट को राइट कीजिए, ये इनके लिए सही सलाह होगी। और इफेक्टिवली अगर आप देखें तो इनको ये 2nd लॉट फ्री हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल डबल से ज्यादा भाव चल रहा है। इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये आईआरएफसी की तरह शेयर चलेगा। आईआरएफसी का मैं एक शेयर धारक हूं फ्रॉम आईपीओ, और उसके अंदर मैं याद दिला दूं कि आईआरएफसी जो 26 रुपए के आसपास आया था, वो नीचे जाकर 21 रुपए तक बिका, उसके बाद उसमें चाल आई थी। तो ऐसा उम्मीद नहीं कीजिए कि यह आईआरएफसी की तरह हो जाए, क्योंकि आईआरएफसी की तरह होने का मतलब ये कि ये डिस्काउंट में जाएगा। मुझे लगता नहीं है इरिडा कभी डिस्काउंट में जा सकती है। लेकिन आज के दिन इसमें नया निवेश करके आपको रिटर्न मिले 1, 2, 3, 4 महीने में, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये ध्यान में रखिए कि डबल होने के बाद में 10% की तेजी के लिए भी बहुत कुछ चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ऑलरेडी इतनी रैली आ चुकी है, तो अब यहाँ पर अगर आप 10% के रिटर्न के लिए भी आपको हो सकता है पसीने बहाने पड़ेंगे। तो ये फिलहाल जो 4 आईपीओज हैं उस पर जो है हमने बातचीत की। कल फ्लेयर राइटिंग की जब लिस्टिंग होगी तो उसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, तो बताएंगे कल के आईपीओ में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन एसएमईज के बहुत सारे आईपीओज खुले हुए हैं, मैं चाहूँगा फटाफट सॉरी जरा उसके बारे में अपडेट दे दीजिए। जी, पहले तो एसएमई की एक लिस्टिंग देख लेते हैं कि वहाँ पे लिस्टिंग बहुत शानदार रही है। रॉकिंग डील सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो एनएससी पर 300 रुपये पर खुली है। इश्यू प्राइस था 140 रुपीज़ का, तो यहाँ भी 114% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। सब्सक्रिप्शन के टाइम ये 200 गुना से सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ का साइज है 21 करोड़ रुपये। अब जो आईपीओ खुले हुए हैं उसमें जो कुछ बड़े आईपीओ हैं, ये पहला है ग्राफिक्स, वो आज खुला है 30 नवंबर को, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस है इसका 111 रुपये पर शेयर का। आईपीओ से 53.41 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है और 30 नवंबर तक 12:15-1 बजे तक ये 11% ही भरा था। जीएमपी ऐसा कुछ नहीं चल रहा। एक और कंपनी है एमिक फोर्जिंग, इसका आईपीओ 1 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 121 से लेकर 26 रुपये का। ये 34 करोड़ रुपये जुटाने को देख रही है, 35 के आसपास। पूरा ही फ्रेश इशू है। ये 10 गुना के आसपास भर चुका है आज ही, और जीएमपी चल रहा है इसका 50 रुपये प्रति शेयर का। जी अरुण सर, इनमें से कोई कंपनी आप ट्रैक करते हो, किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? सर आपने जो लिस्टिंग की बात करी, रॉकिंग डील, उसका नाम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा और मैंने थोड़ी सी इस पे R&D जरूर की थी। तो ये जो कंपनी है ये
जो आउट ऑफ सीजन स्टॉक हो जाता है या जो कंपनी के पास में ऑड लॉट का माल रह जाता है, चाहे वो फैशन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जूते हो, वो खरीद के उसको बाजार में बेचती है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट भी पढ़ा और इसका एक हैदराबाद में आउटलेट था, वहां पर जाकर मैंने जूते भी खरीदे। तो 100 रुपए की चीज 20 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में मिलती है। तो प्रोडक्ट देखने में माने ब्रांडेड गुड्स होते हैं तो अट्रैक्टिव लगता है, बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव लगता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस प्राइस में भी आप निवेश करके कमाओगे, बट ये एक कंपनी वॉच करने जैसे लगती है फ्यूचर के लिए। तो इस कंपनी पे नज़रें बना करके चलिए। तो ये फिलहाल एक्शन था प्राइमरी मार्केट के अंदर। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शानदार दिन, शानदार रिटर्न वाले दिन जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वाह क्या IPO, वाह क्या आईपीओ है।